गौतम अडानी साहब की जिस मुंद्रा पोर्ट के ऊपर 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, न कोई एफआईआर, न कोई जांच, न कोई पूछपरछ, न कोई इन्वेस्टिगेशन। गुजरात की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की रगों में ड्रग्स जाए, आई डोंट केयर, इस प्रकार का मोदी जी का एटीट्यूड। बीजेपी जिसके नाम पे पूरे देश में वोट लेती है, गुजरात मॉडल जैसा कुछ नहीं है, वो एक छलावा है। लाखों मजदूरों का इतना शोषण कि उनको न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। गुजरात में भी सैकड़ों हजारों किसानों ने सुसाइड किया। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के उत्कर्ष के लिए लंबा भाषण दिया और ठीक उसके 4 या 5 घंटे के बाद इस बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ दिया। जिन लोगों ने बलात्कारियों को छोड़ दिया और यही भारत माता की जय का नारा लगा। ये जो एंटी मोदी फोर्सेस हैं, अक्सर हम ये बात करते रहते हैं कि एंटी मोदी फोर्सेस एक साथ होके क्यों नहीं लड़ती। सचमुच कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अरविंद है। सवाल है कि क्या दिखावा करना और सचमुच बीजेपी के खिलाफ लड़ना, वो दो चीज है। कभी कोई राहुल गांधी के सामने बैठ के बोल सकता है कि वी नीड एन ऑल्टरनेट। सेम लाइंस पे जो इतने साल से गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट ये रहे हैं कि गांधी फैमिली ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। दाभोलकर जी को, कलबुर्गी जी को, पंसारे जी को, गौरी लंकेश को, सबको मार दिया। तो ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। डर नहीं है, जैसे बहुत बार ये चर्चा रहती है कि अब ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारे केसेस हैं, कन्विक्शन हो जाएगा। देखिए, जुडिशरी पे बड़े सवाल हैं आजकल। लड़ोगे तो उसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये लोग आपको क्रश करने की कोशिश तो करेंगे और करेंगे ही। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल जिसमें कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ज्यादा स्टेक है और इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को मोदी जी ने गुजरात में जमीनों का आवंटन किया 2004 से 2008 के करीब में, तो उसी के चलते गुजरात मॉडल की हवा बनाई गई और कुछ नहीं। कभी फैमिली या जो क्लोज आपके लोग हैं कभी ये थॉट देते हैं कि छोड़ो अब यार, कितना करोगे? नहीं, फोर्सेस हैं तो उनके खिलाफ कैसे जाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे? ये फासिस्ट लोग हैं, इनके सामने आप खुलकर जमकर नहीं लड़ोगे तो तिनके के बराबर भी कुछ बदल नहीं पाओगे। तो टेम्पररी डिवाइड के चलते कुछ टेम्पररी बेनिफिट बीजेपी आरएसएस को मिल रहा है, लेकिन सदैव वो नहीं रहने वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पे 3,500 करोड़ का खर्चा करके एक स्टैच्यू तो बन गया। हम चाहेंगे सरदार पटेल साहब के नाम से गुजरात के 33 जिलों में अस्पताल बने, यूनिवर्सिटीज बने, लाइब्रेरीज बने। हाउ पॉलिटिकली एम्बिशियस यू आर? क्या सीएम के लिए देख रहे हैं इस बार? इस प्रकार के मतलब ये कहना किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये पदों की मैं कोई रेस में नहीं। कहाँ है आजकल इतने चार्मिंग यूथ लीडर्स जो कभी देश पैदा करता था? वो 4, 5, 6 लोगों तक सीमित रह गए, उनमें से एक आप हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। है, बहुत है। थोड़ा हम लोगों के ऊपर फोकस ज्यादा आया, थोड़ा ऊना का मूवमेंट बड़ा हो गया, तो मेरा नाम थोड़ा पॉपुलर हो गया। तो ऐसा नहीं है, और भी हमसे भी बेहतर कुछ युवा साथी इस मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन जिन तक थोड़ा आपके जैसे मीडिया के साथियों का प्रकाश न पहुंचा हो, तो लड़ने वाले लोग बहुत हैं और उम्मीद है कि और भी निकलेंगे। इस मुल्क में इस वक्त पे जिस पड़ाव पे खड़े हैं और बेरोजगारी का सवाल जो धीरे धीरे करके उसकी चरम पर पहुंचा है, और भी इसी प्रकार की अर्थनीति रही तो ये सवाल और भी गहरा होगा। तो और भी इस मुल्क की मिट्टी, यहाँ का पॉलिटिकल सीन और भी यूथ लीडर्स को थ्रो करेगा, और भी युवा चेहरे उभर कर आएंगे। वैक्यूम क्रिएट हुआ है पिछले कुछ सालों में आफ्टर। देखिए, इंडिया जैसे इतने बड़े मासिव मुल्क में आप ईमानदारी से लड़ने को तैयार हो तो आपके लिए जगह तो है ही, कहीं ना कहीं वैक्यूम तो रहता ही है। और तो वो कांग्रेस में है जगह? कांग्रेस में भी जगह है। कांग्रेस तो बहुत डेमोक्रेटिक फोर्स है, जिसको भी कांग्रेस में जुड़ना हमारे पास स्वागत है। मैं भी जुड़ा,
अब सबका फोकस आपकी तरफ है कि क्या होगा, यू आर द नेक्स्ट, के कहीं आप इधर उधर ना चले जाएं। मेरे बारे में तो मतलब अब भाजपा को भी पूछ लीजिए, जिग्नेश, अरे वो नहीं आएगा। सो दे हैव अ क्लैरिटी अबाउट मी। ऑफर तो होगा। हाँ, तो उनको जो छोटा मोटा एक दो ट्राई करना था वो कर लिया, लेकिन उनको मालूम है कि जिग्नेश विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद बीजेपी एनालिसिस, दे नो इट। डर नहीं है? जैसे बहुत बार ये चर्चा रहती है कि अब ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारे केसेस हैं, कन्विक्शन हो जाएगा। देखिए, जुडिशरी पे बड़े सवाल हैं आजकल। देखिए, ये फासिस्ट लोग हैं, इनके सामने आप खुलकर जमकर नहीं लड़ोगे तो तिनके के बराबर भी कुछ बदल नहीं पाओगे। और लड़ोगे तो उसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये लोग आपको क्रश करने की कोशिश तो करेंगे करेंगे और करेंगे ही। तो फ्रॉम द डे वन यू हैव क्लैरिटी कि द पीपल यू आर टेकिंग ऑन कैन गो टू एनी एक्सटेंट विच इंक्लूड्स एलिमिनेटिंग पीपल। दाभोलकर जी को, कलबुर्गी जी को, पंसारे जी को, गौरी लंकेश को, सबको मार दिया। तो ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और शायद रवीश कुमार जी ने कहा था कि ये कहना कि कभी डर नहीं लगता, ये थोड़ा इंसानों वाली बात नहीं है। लेकिन क्या करें, अब हम लोग इस गेम में इतना आगे निकल चुके हैं कि बैक ट्रैक करने का, ये रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कम वोट में लड़ेंगे, तो सिक्योरिटी उनसे जितना बन पाएगा हाँ मेरे खिलाफ वो कर ले, हमसे भी जितना लड़ पाएंगे हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो कभी फैमिली या जो क्लोज आपके लोग हैं कभी ये थॉट देते हैं कि छोड़ो अब यार, कितना करोगे? नहीं, फोर्सेस हैं तो उनके खिलाफ कैसे जाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं, इतना उसमें क्या है कि मैं थोड़ा हाइपर और ओवर एनर्जेटिक आदमी हूं, तो मेरी टीम के लोग या दोस्त लोग भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। इनको पता है कि 110% नहीं मानेगा, ये जो कर रहा है वही करेगा। और पेरेंट्स वगैरह को भी पता चल गया, और पेरेंट्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो मेरे पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, उनको कंसर्न है, चिंता है, लेकिन उनको मालूम है कि ये लड़ना नहीं छोड़ सकता। बट हाउ पॉलिटिकली एम्बिशियस यू आर? क्या सीएम के लिए देख रहे हैं इस बार? ये इस प्रकार के, मतलब ये कहना किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये पदों की मैं कोई रेस में नहीं हूं, राइट। मुझे किसी वक्त इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छी पॉलिसीज बनानी है। छुआछूत कैसे खत्म हो, जातिवाद कैसे खत्म हो, हजारों लाखों भूमिहीनों में जमीनों का आवंटन कैसे हो, एक भी सफाई कर्मी गटर में उतरकर ना मरे, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाए, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट करे, सपोर्ट करे, एक नए गुजरात का, नए भारत का निर्माण कैसे हो, इस प्रकार के कामों में लगने की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिले स्टेट पावर के जरिए, यही एम्बिशन है। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक्स या वाई बन जाऊं, ऑलरेडी मुल्क के 20-22 राज्यों में घूमे हैं, पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बन गया, 36 साल की उम्र में एमएलए बन गया, तो ऑलरेडी ठीक ठाक अचीव किया, कोई डेस्परेशन नहीं है, पदों के पीछे हम लोग नहीं है। ये सब चीजें जो आपने अभी कही हैं, जो गुजरात मॉडल की बात मोदी जी करते हैं या फिर बीजेपी जिसके नाम पे पूरे देश में वोट लेती है, गुजरात मॉडल जैसा कुछ नहीं है, वो एक छलावा है। मैं इनफॉर्मली इस इंटरव्यू के पहले आपसे जो शेयर कर रहा था, इसी बात को ऑन कैमरा दोहराऊंगा। 2002 में जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के सीएम बने पहली बार, 2001-2 में, तब 100 में से 40-42 बच्चे कुपोषित थे। आज 20 साल हो गए, आज भी 40-100 में से बच्चे कुपोषित है गुजरात में। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन के मामले में गुजरात कहीं पे भी टिक नहीं सकता। आज भी मध्याह्न भोजन में बच्चों को बहुत खराब खाना मिलता है। सफाई कर्मियों की गटर में उतरकर हर चौथे दिन पे मौत होती है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहन, जीआईएसएफ के जवान, सफाई कर्मी, वन रक्षक, पुलिस के कांस्टेबल, लाखों मजदूरों का इतना शोषण कि उनको न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। गुजरात में भी सैकड़ों हजारों किसानों ने सुसाइड किया है। मुल्क में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ और कास्ट एट्रोसिटीज के मामले में जो 2-5 स्टेट है, उसमें गुजरात है। बहनों के बलात्कार के मामले, पिछला आप स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा निकालो, बढ़ ही रहे वो मामले। तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल जिसमें कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ज्यादा स्टेक है, और इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स को मोदी जी ने गुजरात में जमीनों का आवंटन किया 2004 से 2008 के करीब में, तो उसी के चलते गुजरात मॉडल की हवा बनाई गई, और कुछ नहीं है। तो उसका दबदबा यहाँ है लोगों में, वो एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए हैं। देखिए, ये कहना कि नहीं कामयाब हुए
तो अब तक कितने सालों के दौरान सत्ता पे नहीं रहते, ये भी गलत है। कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन कम्युनल डिवाइड जो खड़ा किया वो नैरेटिव बीजेपी के फेवर में ज्यादा चला है मोर देन की गुजरात मॉडल इन विकास। अभी आपसे पहले मैं सुबह सुरेश मेहता साहब से इंटरव्यू कर रहा था, एक्स चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के दिमाग में बैठ गया है, वो कम्युनल एंगल जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, और नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे लोग ये समझ पाए। रियलाइजेशन नहीं है लोगों में। डू यू बिलीव कि इस बार, मैं सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूं, एक सिविक सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि क्या हिंदू मुस्लिम और वो जो बिठा दिया गया है वो निकालना बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी नहीं है, ये मुल्क नानक का है, रविदास का है, कबीर का है, ज्ञानदेव का है, नामदेव का है, तुकाराम का है, नरसिंह मेहता का है, अंबेडकर का है, फूले का है, पेरियार का है, भगत सिंह का है, भक्ति मूवमेंट के सारे संतों महंतों का है, सूफी संतों का है, गौतम बुद्ध का है। तो इसके भी रूट्स बहुत डीप है। तो टेम्पररी डिवाइड के चलते कुछ टेम्पररी बेनिफिट बीजेपी आरएसएस को मिल रहा है, लेकिन सदैव वो नहीं रहने वाले। राइट? तो ये कम्युनल डिवाइड है, उसकी दिक्कतें हैं, मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग लड़कर, मिलकर, संघर्ष करके अपनी कौमी एकता को दोबारा रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे। मेहनत, चिंता इस बात की है कि वो क्षण, वो दिन जल्दी आना चाहिए। ये बदलाव का पेस और भी ज्यादा होना चाहिए। जितनी एनर्जी आप में, सब में होनी चाहिए इतनी एनर्जी। ऐसा तो नहीं कहेंगे। ये जो एंटी मोदी फोर्सेस हैं, अक्सर हम ये बात करते रहते हैं कि एंटी मोदी फोर्सेस एक साथ होके क्यों नहीं लड़ती। कल अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस 10 से कम सीटें लेगी। आईबी की रिपोर्ट है कि 6-4 सीटें तक सीमित रहने वाली है कांग्रेस के अंदर, और वो भी जो रह जाएंगे वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गुजरात में 2002 के दंगों के वक्त जब कम्युनल डिवाइड उसकी पीक पर थी, सोसाइटी पूरा कम्युनल लाइन पे जब पोलराइज्ड था, तब भी कांग्रेस की 55 सीटें थी। पिछली बार भाजपा को 47% वोट्स मिले, कांग्रेस को 41% मिले, और इस बार हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें 120 के करीब जाएगी। मैं अभी ग्रास, ये तो पॉलिटिकल, बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं क्यों मैं ग्राउंड पे हूं, मैं ग्राउंड सवाल ये था, मैंने सुनिए, मैं ग्राउंड पे हूं। क्या अरविंद केजरीवाल या वो फोर्सेस जो एंटी मोदी फाइट में है आज देश के अंदर, वो एक साथ होके नहीं चल सकती क्या? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि फासिज्म धीरे धीरे करके उसकी पीक पर जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए सीरियस खतरा बीजेपी और आरएसएस है। तो सचमुच जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन सबके बीच में अलायंस होना चाहिए। मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या दिखावा करना और सचमुच बीजेपी के खिलाफ लड़ना, वो दो चीज है। इसको एलैबोरेट करोगे थोड़ा? दिखावा कौन कर रहा है? छोड़िए ना, मैं इसमें क्या दिखावा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। मतलब आप सचमुच कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अरविंद है? कहाँ नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। आई हैव डाउट्स। तो ये जो एक बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है सबकी कि ये इसकी बी टीम है, वो इसकी बी टीम है। देखिए, मैं एबीसी टीम में नहीं जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक बोल दिया कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। उनको जो बोलना है बोले। मेरा सवाल इसलिए कि डू यू थिंक उनकी वो व्यक्तिगत वो चीज है, राइट? मुझे ये पता है कि जब दिल्ली में राइट्स हुए, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। आज बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ दिया। एवरी मंथ ही कम्स टू गुजरात, ऑलमोस्ट एवरी वीक, ही डजंट अटर अ वर्ड। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सब कुछ नहीं हो सकता। बिल्किस, मेरे लिए बिल्किस भी है, बबीता भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, आई डोंट केयर। उसको मजहबी नजरिए से नहीं देख सकते। वो गुजरात की बेटी है, भारत की बेटी है, और उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया, एंड यू डोंट केयर एज अ पार्टी। लोग क्या सोचते हैं, जो मैं पहले पूछ रहा था, मैं ऐसा मानता हूं कि एज अ सोसाइटी क्या चेंज आ रहा है? ये थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सचमुच क्या ऐसे मुद्दों पर लोग जितने होने चाहिए उतने संवेदनशील है? अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ डाउट। और यदि है भी, वो
उनको उतना आक्रोशित, आंदोलित करता है कि वो गुस्से के साथ सड़क पर उतरे प्रोटेस्ट के लिए? आई हैव इवन सड़क पे नहीं भी आए, वोट में कन्वर्ट हो सकता है, वोट पे कन्वर्ट हो, राइट? कि जिन लोगों ने बलात्कारियों को छोड़ दिया है और यही भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के उत्कर्ष के लिए लंबा भाषण दिया और ठीक उसके 4 या 5 घंटे के बाद इस बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ दिया। अब इतना भी जनता ना समझे तो डू यू थिंक दैट कांग्रेस ये बात लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है? देखिए, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, चीजें डिजिटल हो गई हैं और आपके लीडर राहुल गांधी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे नहीं जा रहा बीइंग अ जर्नलिस्ट के वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही है? देखिए, बिल्किस के मुद्दे पे राहुल जी की मौजूदगी में अहमदाबाद में 50,000 लोगों की जनसभा में मैं बोला हूं। राहुल जी खुद स्टेटमेंट इश्यू की है, ट्राइबल पॉकेट्स में बोला हूं। बट इज इट मेकिंग अ डिफरेंस? राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट देना लोगों को मूव कर रहा है। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। कभी क्या होता है, कुछ मुद्दों पे मेरा स्टैंड ज्यादा अपीलिंग ना हो, लेकिन तब भी मेरा पोजीशन लेना वो जरूरी होता है, राइट? क्योंकि आप जिंदा है, वो आपको अपने आप के लिए भी प्रूव करना है। यदि मैं बिल्किस के मुद्दे पे नहीं बोलूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी खुद की आत्मा मर चुकी है, राइट? अब अपेक्षित ये है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट मिलियंस ऑफ पीपल फील द सेम वे एंड इट गेट्स इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्टेड। इट्स एन आइडियल सिचुएशन। You and me want that to happen, but even if that doesn't happen, we have to keep trying. We have to stand for values. यही मेरा पोजीशन है। कांग्रेस के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है? बिल्कुल है। क्या कभी कोई राहुल गांधी के सामने बैठ के बोल सकता है कि वी नीड एन ऑल्टरनेट, या फिर वो सेम लाइंस पे जो इतने साल से गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट ये रहे हैं कि गांधी फैमिली ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है? G23 नाम का ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब कांग्रेस जो पार्टी की टॉप की लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर सकता है पब्लिकली, पब्लिक प्लेटफॉर्म से, मीडिया के सामने एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा लीडर, बावजूद उसके किसी के खिलाफ पार्टी से निकाल देना या शोकॉज नोटिस, नथिंग। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? Whom do you think should be the Congress president? यार मैं इस प्रकार की डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग टू से। एक्स या वाई का नाम मैं क्यों दूं? जिग्नेश मेवाणी का ये कहना है कि इसको बनाना चाहिए, 2 दिन डिबेट चलेगा, मेरे को करना ही नहीं है। लेट मी फोकस। फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से? आपका ओपिनियन क्या है, पार्टी के अंदर क्या ओपिनियन है, वो आप पार्टी में रखें, लेकिन क्या लोगों को बताएंगे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा? पार्टी में बताऊंगा, आपके सामने नहीं बताऊंगा। बताते हैं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं पार्टी के फोरम में मुझे रखने का मौका मिलेगा या मन करेगा तो मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आपके सामने शेयर करूं। नहीं, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप नहीं करेंगे हमें पता है, लेकिन इस पूरी चर्चा में ये हमेशा रहेगी। इतना तो मुझे थोड़ा पॉलिटिकली कन्वीनियंट रहना पड़ेगा। बहुत समझदार है आप, धीरे धीरे आप इवॉल्व हो रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन। बट व्हाट इज योर आइडिया ऑफ गुड गुजरात गवर्नेंस जो इतने साल से बीजेपी ने नहीं दिया? देखिए, ऐसा क्या जिग्नेश मेवानी अगर सीएम बने नहीं बने डजंट मैटर, क्या आपका विजन क्या है? जैसे कि मैं बात करूं, गुजरात में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। केवल नॉर्थ गुजरात में 24 से ज्यादा तहसील ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ चुके हैं, जहां पानी 1000-1200 फुट नीचे चला गया है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि नर्मदे की कैनाल का नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो 48-50 हजार किलोमीटर तक चला, लंबा काम बाकी है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम लोग ये काम पूरा करना चाहेंगे ताकि पूरा ग्राउंड वाटर अक्रॉस गुजरात रिचार्ज हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पे 3,500 करोड़ का खर्चा करके एक स्टैच्यू तो बन गया। हम चाहेंगे सरदार पटेल साहब के नाम से गुजरात के 33 जिलों में अस्पतालें बने, यूनिवर्सिटीज बने, लाइब्रेरीज बने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरीज बने, दलित, आदिवासी, ओबीसी जैसे गरीब वंचित गांव में बसने वाले तबकों के लिए लैंड रिफॉर्म्स हो, जमीनों का आवंटन हो, सबको राइट टू शेल्टर मिले, इस प्रकार की चीजें करना चाहेंगे। मनरेगा, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं खुद विद इन पार्टी पुश करना चाहूंगा कि इसको 100 के बजाय 150 दिन करो, 200 करो, 229 रुपीज अ डे जो वेजेस मिलता है उसको 300 ले जाओ, 350 ले जाओ। तो इस प्रकार की चीजें करना चाहेंगे। अहमदाबाद में आप फ्रीबीज में बिलीव कर रहे हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री
और 1,000 रुपया प्रति महिला को देंगे। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, 3,000 रुपया जो बेरोजगारी, कोई भी पार्टी इस प्रकार के जो क्लेम कर रही है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, राइट, उसका और कांग्रेस का परफॉर्मेंस, वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस के मतलब नजदीक भी नहीं है। नहीं, बट डू यू एडवोकेट इट? अगर आप कहीं पे भी सिर्फ मैं आज इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में कहीं पे भी, इधर इट इज पंजाब और एनीवेयर एल्स, और इवन इफ यू गो टू द नेशनल पॉलिटिक्स समडे, डू यू एडवोकेट दिस के? आई वुड नॉट रूल इट आउट, आई वुड नॉट कंप्लीटली रूल इट आउट। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि, लेकिन मैं इस प्रकार की चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, रादर देन गिविंग कि ये मुफ्त क्या पैसे रखो, उससे बेहतर है कि मान के चलिए मनरेगा में 20 लाख लोग काम कर रहे हैं और उनको पर डे का वेज 229 रुपीज है, वो 329 कैसे हो, ताकि पूरी 20-25 लाख लोगों का परचेसिंग पावर बढ़े, एंड विद दैट इंक्रीज्ड इंप्रूव्ड परचेसिंग पावर दे विल गो टू मार्केट एंड बाय द इंडस्ट्रियल आउटपुट which will help the manufacturers, industrial groups, small and medium particularly, and the व्यापारी। इस प्रकार का मॉडल बनना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, मान के चलिए 400 रुपये के हिसाब से मैं आपके खेत में मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन उसी जमीन का आवंटन यदि मतलब गवर्नमेंट वेस्टलैंड के कोटा में से जो लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी है, दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड फिर लैंडलेस लेबरर बिलोंगिंग टू एनी कास्ट एंड रिलीजन, इनको यदि जमीन का आवंटन होता है तो उसमें अपना मैं पसीना बहाकर जो पैदा करूंगा, उससे जो 2 पैसा मेरी जेब में आएगा, तो अगेन मेरा परचेसिंग पावर बढ़ेगा। तो रादर देन गिविंग दिस फ्रीबीज, इस प्रकार की पॉलिसीज बने, ये ज्यादा जरूरी है, ये सस्टेनेबल है। लेकिन कभी कुछ वक्त पे टेम्पररी रिलीफ की भी जरूरत होती है। जैसे मान के चले कोविड का पीरियड था, तो उस वक्त पे कुछ कैश क्रेडिट दिया गया होता मजदूरों के एक बड़े तबके को, तो वो बहुत जरूरी था, तो इसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो सस्टेनेबल है, ऑब्वियसली आप दुनिया के किसी भी इंटेलेक्चुअल या इकोनॉमिस्ट या सोशल साइंटिस्ट को पूछिए, यही कहेगा कि जो सस्टेनेबल है उसी प्रकार की नीति बननी चाहिए। गुजरात में ड्रग्स का अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो ये ड्रग रूट चेंज हुआ है, हाँ। और इस पे अभी से क्या कांग्रेस या आप लोग जो हैं, हाँ, हम लोगों ने तो बहुत को दिखना शुरू हुआ है कि क्या? हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किए, और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरे फैमिली का कोई लड़का या लड़की भी स्कूल में जाकर इस नशे की लत में पड़ा तो भाई साहब न जाने क्या होगा, ये सोचकर मैं हिल जाता हूं, राइट। क्योंकि पान, तंबाकू, बीड़ी या इवन शराब, उससे भी कई गुना खतरनाक चीज है ड्रग्स, और ये कभी गुजरात का कल्चर नहीं हुआ। इनफैक्ट गुजरात की बॉर्डर से जो स्टेट्स है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां यदि ड्रग्स मिलती है, हमें मालूम नहीं है लेकिन मिलती है, और गुजरात के लोग उसके सेवन के लिए वहां जा रहे हो और वहां से ड्रग्स आ रहे हो, ऐसा भी गुजरात में कभी नहीं सुना था। अब सुना है। अब ये मुद्रा के पोर्ट पे अब तक जो ड्रग्स आया है, उसका मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ है। मैंने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को शांति और अमन के अपील के लिए, तो मुझे असम की जेल में भेजा, लेकिन गौतम अडानी साहब के जिस मुंद्रा पोर्ट के ऊपर 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, न कोई एफआईआर, न कोई जांच, न कोई पूछपरछ, न कोई इन्वेस्टिगेशन। ये तो एनसीबी का रिपोर्ट आ गया इस पे कि 70% राइज है ऐसे मामलों में कि अब सी रूट से आ रहा है। हाँ, तो और सारा मुंद्रा के पोर्ट पे उतर रहा है, और अडानी साहब की कभी कोई इंक्वायरी भी नहीं हो रही है, तो ही इज बियॉन्ड रूल ऑफ लॉ। आई एम पोजिंग अ क्वेश्चन, इज ही बियॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज ही? आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेट अवे अरेस्ट हिम, लेट देयर बी एन इंक्वायरी, लेट देयर बी सम पूछपरछ, सम जांच, सम इन्वेस्टिगेशन, सम इंट्रोगेशन, एब्सोल्युटली नथिंग। और जितनी बार भी मोदी साहब गुजरात आते हैं ड्रग्स के मामले में, ही विल रिमेन एब्सोल्युटली साइलेंट। मतलब गुजरात की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की रगों में ड्रग्स जाए, आई डोंट केयर, इस प्रकार का मोदी जी का एटीट्यूड है। तो वो तो यहां से ट्रांसपोर्ट होके पंजाब तक भी जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली डेंजरस। ये कभी गुजरात के कल्चर में नहीं था, और ये तो 2 लाख करोड़ का ड्रग्स जो पता चला है, उसके पहले जो आ गया, जो ड्रग्स पकड़ा नहीं गया, न जाने कितना होगा, कहां कहां गया वो। There is no free and there is no fair investigation in this regard. Though I am an MLA, I don't have a proper idea as to what is happening. भगत सिंह का
टी शर्ट है गांधी के लैंड पे भगत सिंह, लोग सुनते हैं भगत सिंह को यहाँ पे? हाँ, ऐसा नहीं कुछ है, फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। हाँ, और हम तो कॉलेज के दिनों से पढ़ते आए। हमारे एक दो प्रोफेसर्स भगत सिंह के बड़े फैंस हुआ करते थे। तो भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण दस्तावेज जो प्रोफेसर चमन लाल ने इसका संपादन किया है जी, उनका एडिटेड वर्जन है, तो वो कॉलेज के दिनों से पढ़ते आए। तो आप गए खटखट कलां गए कभी? नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ। पंजाब जाने का तो मौका मिला होगा हाँ आपको? हाँ, मैं चंडीगढ़ आपके वहाँ प्रोफेसर मलविंदर सिंह बड़े, जिनका भी भगत सिंह के ऊपर बहुत काम है, जी, तो उनको पर्सनली मिला हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा चाहक हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये अब लैंड ऑफ गांधी है या वल्लभ भाई पटेल है? अब भगत सिंह को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया चेहरा गुजरात लैंड के ऑफ अंदर। गुजरात इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड ऑफ हाँ। इंडिया। तो इंडिया के जितने भी आइकॉन हैं, हम्म, नानक भी हमारे हैं। आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि नानक हमारे नहीं है, सबके हैं वो तो ऐसा हम भी भगत क्लेम सिंह के भी सबके हैं, लेकिन सबके हैं। अब जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो आइकन्स का पॉलिटिक्स है, मुझे लगा कि उसमें शायद अब आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि एक तीसरा चेहरा भी है हमारे पास। ठीक है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ। 23 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के किसान और मजदूरों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उसके लिए उस आदमी ने शहादत दी। साथ में सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, बिस्मिल, यतीन्द्रनाथ दास, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग हो गए हैं। और उसकी थॉट ऑफ क्लैरिटी, क्रांति से हमारा मतलब है किसान और मजदूरों के हाथ में सत्ता। 19 साढ़े 19 साल की उम्र में छुआछूत के खिलाफ एक निबंध लिखा है। बलिदान से पहले साथियों का अंतिम पत्र, बम का दर्शन, अमेजिंग। पूरी ये राहुल गांधी जी को बताइए अब कि पूरी कांग्रेस अपनाए अब भगत सिंह को, कि नेशन वाइड अब जो आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, आपको शायद आपको कभी मिलने का उनको मौका मिले, हाँ, और वो यदि भगत सिंह के ऊपर बोलेंगे, यू मे बी सरप्राइज्ड। आपसे बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और वी विश के आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो। बाकी जनता जनार्दन क्या करेगी क्या नहीं, ये इलेक्शंस के बाद दोबारा मिलेंगे आपसे। बिल्कुल, जनता अपना काम करेगी, हम भी अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।